नमस्कार फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद शर्मा जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इसका पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। पार्ट थर्ड में टॉपिक है दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं? यदि कांच की एक पट्टिका के एक पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश कर दी जाए। अब परावर्तक पॉलिश कई तरह की होती है, मुख्यतः देखी जाती है रजत। रजत यानी चांदी। यदि चांदी की एक तरफ पॉलिश कर दी जाती है तो वो दर्पण का निर्माण कर देती है। अब दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण, यदि किसी दर्पण का परावर्तक पृष्ठ समतल है, यानी इस तरफ यदि अपन क्या कर देंगे, पॉलिश, इस तरफ पॉलिश कर देंगे तो जो दिखेगा, यानी प्रतिबिंब किस तरफ बनेगा, विपरीत तरफ। यानी जिस तरफ पॉलिश की जाती है उसकी विपरीत तरफ प्रतिबिंब दिखाई देता है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है वो समतल दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है वो गोलीय दर्पण कहलाते हैं। अब इनको और चित्र के साथ समझ लेते हैं। पहला है समतल दर्पण। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाते हैं। चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि ये एक समतल दर्पण है, ये वाला। इसके इस वाले भाग पर परावर्तक पॉलिश कर दी गई है, तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा इसका, जहाँ प्रतिबिंब का निर्माण होगा, तो इसे कहेंगे समतल दर्पण। दूसरा है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है गोलीय दर्पण कहलाते हैं। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण। तो पहला देख लेते हैं अवतल दर्पण। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है अवतल दर्पण कहलाते हैं। चित्र में देख पा रहे होंगे कि जो ये वाला भाग है, इसके इस वाले भाग पर पॉलिश कर दी गई है, तो इसके इस तरफ वाला भाग ये क्या कहलाएगा, परावर्तक पृष्ठ। यानी जहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा, यानी जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु का फेस या कुछ भी चीज़ उसके सामने रखोगे उसका प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देगा। दूसरा है उत्तल दर्पण। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उठा हुआ होता है। तो इस वाले चित्र में देख पा रहे होंगे कि जो इस दर्पण के इस वाले भाग पर पॉलिश की गई है, तो प्रतिबिंब कौन सी तरफ बनेगा, इसके विपरीत तरफ। यानी जिस तरफ पॉलिश होती है उसके विपरीत तरफ प्रतिबिंब का निर्माण होता है। आपने देखा होगा कांच में अपन चेहरा देखते हैं तो कांच के पीछे की तरफ क्या होती है, पॉलिश, और उसके विपरीत तरफ हमें अपना फेस दिखाई देता है। तो जिस तरफ पॉलिश की जाती है उसके विपरीत तरफ प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो उत्तल दर्पण क्या होता है, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उठा हुआ होता है उत्तल दर्पण कहलाते हैं। चित्र में देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो दर्पण है ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। ध्यान रखना फ्रेंड्स, यदि आप एक चीज़ में कंफ्यूज मत होना, ये वाला दर्पण भी क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण। लेकिन ये चिन्ह परिपाटी के अनुसार गलत है, क्योंकि यदि डेफिनेशन के हिसाब से सही है कि वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उठा हुआ होता है। यदि इसको देखें तो इसका परावर्तक पृष्ठ इस वक्त कौन सा है, ये वाला जो बाहर की ओर उठा हुआ है। लेकिन ये चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये गलत है, क्योंकि बिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, यानी उल्टे हाथ की तरफ रखा जाता है। इस वजह से इस वाले चित्र को न बनाकर इस वाले को सही माना जाता है। आगे देखते हैं दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। अब जो दर्पण होते हैं उनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं भी होती है। इस चित्र में जितने भी टॉपिक दे रहे हैं उन सबको मैं एक बार बता देता हूँ, फिर इनको डिटेल से पढ़ लेंगे। पहला है वक्रता त्रिज्या। दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, यानी जो ये दर्पण का परावर्तक पृष्ठ दिख रहा है ये वाला, ये जिस गोले का भाग है, यानी ये कोई गोला होगा, उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। और जो वक्रता केंद्र होता है इसे C द्वारा दर्शाया जाता है या प्रदर्शित या निरूपित किया जाता है, डिनोट किया जाता है। दूसरा है वक्रता त्रिज्या। दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग है, यानी किसी गोले का भाग होगा, उस गोले के केंद्र को तो वक्रता केंद्र और उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगला देखते हैं ध्रुव। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, यानी ये जो दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है ये वाला, ये परावर्तक पृष्ठ है, इसका मध्य बिंदु, इस वाले दर्पण का भी मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव।
ध्रुव को P द्वारा निरूपित या दर्शाया जाता है। अगला है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र C और ध्रुव P से गुजरने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। आगे फ्रेंड समझ में। अब इनको और डिटेल से एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है तथा इसे P अक्षर द्वारा निरूपित करते हैं या किया जाता है। तो इसको एक बार वापस मैं चित्र बना देता हूँ, उसके द्वारा समझ सकते हैं। ये वाला जो क्या हो गया परावर्तक पृष्ठ, इसका जो मध्य बिंदु होता है उसी को क्या कहा जाता है? ध्रुव P। आगे देखते हैं वक्रता केंद्र C। वक्रता केंद्र C किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है, ये जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र C कहते हैं। और जो वक्रता केंद्र C होता है उसे जो वक्रता केंद्र होता है उसे C द्वारा दर्शाया जाता है। अगला पॉइंट है मुख्य फोकस। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। इस डेफिनेशन से समझ लेना, वास्तव में तो कौन से दर्पण में मिलेगी? अवतल में। जो अवतल दर्पण होता है उसमें वास्तव में मिलती है और मिलती हुई प्रतीत किस में होती है? उत्तल दर्पण में। ये उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इसका चित्र समझ लेते हैं। ये दर्पण यदि ये मुख्य अक्ष है तो इसके समांतर आएगी प्रकाश किरण, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है, यहाँ काट रही तो ये क्या हो जाएगा? F, और यहाँ पर क्या होता है? C। आगे आगे फ्रेंड समझ में ये चीज़, इसे F द्वारा दर्शाया जाता है। ध्यान रखना जो मुख्य फोकस होता है उसे कैपिटल F द्वारा दर्शाया जाता है। अगला है फोकस दूरी। गोलीय दर्पण का ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को, यानी गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को उस दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f द्वारा दर्शाया जाता है। जो फोकस बिंदु होता है उसे कैपिटल F द्वारा और जो ये फोकस दूरी उसे स्मॉल f द्वारा दर्शाया जाता है। अगला है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। यानी ये दर्पण का ध्रुव और ये वक्रता केंद्र C, इनको मिलाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। तो ये कुछ डेफिनेशन थी जो पूरी हो चुकी है। अब अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि इससे क्या क्या प्रतिबिंब निर्माण से पहले उसके कुछ नियम, और जो अगला पार्ट होने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर 10th क्लास के लिए और कंपटीशन के लिए भी। जो रेलवे एग्जाम होते हैं उनके अंदर सीधा स्थिति देकर प्रतिबिंब की स्थिति पूछ ली जाती है, यानी बिंब की स्थिति देकर प्रतिबिंब की स्थिति पूछ ली जाती है कि यहाँ प्रतिबिंब रखा है तो बनेगा कहाँ, उसकी प्रकृति कैसी होगी, उसका आकार कैसा होगा। ये सब मैं आपको बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक के साथ पढ़ाऊँगा। तो अगले पार्ट का इंतज़ार करें, और यदि ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।